अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो क्लियर इन द स्काई है, बुलंदियों पर सफाई, ज़मीन की सफाई। तो इस चैप्टर में एक बूढ़े आदमी की कहानी बताई गई है जो अपने काम से बहुत ज़्यादा डिटरमिन होता है और हार्ड वर्किंग होता है और मेहनत करके वो अपने बच्चों की परवरिश करता है। 5 बच्चों की परवरिश करता है। हालांकि उसको दिल का मर्ज़ था और डॉक्टर ने उसे मना किया हुआ था कि तुमने चलना फिरना भी नहीं है। और वो सख्त मेहनत करके चट्टानों के ऊपर उसने ज़मीन की सफाई की हुई थी और वहाँ पे फसलें उगाई हुई थी। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया और इससे हमें कौन सा सबक हासिल होता है। जैसी स्टीवर्ट इसकी राइटर है जिसने इस स्टोरी को लिखा है। तो वो 1906 में पैदा हुई थी, 1906 में वो पैदा हुई और 1984 में उसकी वफ़ात हुई थी। इस स्टोरी को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन और दूसरे नंबर पे है कंप्लीट इसकी समरी, मैं आपको इसकी समरी के बारे में बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे है इसका मेन थीम। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ये एक अमेरिकन स्कूल टीचर थी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, 13 कलेक्शंस ऑफ हर बुक्स। और तीसरे नंबर पे जो इसकी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये अमेरिका की सबसे पढ़ी लिखी और उस वक्त की सबसे पढ़ी लिखी औरत मानी जाती थी, ऑथर मानी जाती थी। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है कि वो अमेरिका की स्कूल टीचर थी और इसने बहुत सारी किताबें लिखी। 13 कलेक्शंस का एक मजमूआ था जो इसने लिखा था किताबों का, और ये एक सबसे ज़्यादा अमेरिका की पढ़ी लिखी औरतों में शुमार की जाती थी। शी वर्क्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर इसने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था। इसके अलावा ये एक नॉवलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी और तीसरे नंबर पे ये एक पोइट भी थी। क्लीनिंग ऑन द स्काई जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी बहुत ज़्यादा मशहूर शॉर्ट स्टोरी थी। तो अब चलते हैं इसकी मेन स्टोरी की तरफ। मैं आपको इस स्टोरी की समरी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके जो मेन करैक्टर हैं इस स्टोरी में इस्तेमाल हुए वो देखते हैं वो कौन से हैं। एक तो है पहले नंबर पर जेस और दूसरे नंबर पे है हिज ओल्ड फादर। ये जो स्टोरी है ये सारी की सारी स्टोरी जेस और उसके फादर के दरमियान में घूमती। इसकी एज है 70 ईयर। अपने काम से बहुत ज़्यादा डिटरमिन है और इसने सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत की। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अप्रैल का महीना है, गर्मी का, और उस टाइम टेम्परेचर जो था 97 फ़ारेनहाइट था, मतलब कि 40 से 45 डिग्री था तकरीबन। तो इतनी गर्मी में वो कहता है जैसे कि साए में भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मेरा बाप जो है वो बूढ़ा बाप था और वो कहता था चलो मेरे साथ पहाड़ के ऊपर और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो जेस है उसका दिल नहीं होता जाने को और वो कहता है कि इतनी गर्मी में जाके क्या करना है, आप मुझे यहाँ पे ही बता दें क्या बात है और क्या चीज़ आप मुझे दिखाना चाहते हैं यहाँ पे ही बता दें। वो कहता है नहीं,
तो मेरे साथ चलोगे तो मैं बताऊंगा। तो उसके ना जाने की, पहाड़ के ऊपर ना जाने की दो रीज़न होती है। एक तो बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी होती है, और दूसरा जो है उसके बाप की उम्र 70 साल है और वो एक बूढ़ा आदमी है, और वो कहता है कैसे मैं अपने बाप के साथ जाऊं, बूढ़े आदमी के साथ किस तरह जा सकता हूं, ये तो रास्ते में थक जाएंगे। और दूसरी रीज़न ये होती है कि जनवरी से ले के अप्रैल तक इन 4 महीनों में इसका बाप 8 से 10 डॉक्टरों को दिखा चुका होता है, और वो 8 से 10 डॉक्टर जो हैं वो इसे यही बताते हैं कि तुम ज़्यादा चल नहीं सकते, तुम्हें दिल का मर्ज़ है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि टैक्सी पे तुम घर जाओ, मगर वो एक लंबा रास्ता इख्तियार करके और सुबह का निकला हुआ दोपहर को वापस जाता है, और बीवी से कहता है कि डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि तुम टैक्सी पे वापस घर जाओ, और मैं चल के वापस आया हूँ, और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि तुम मेहनत ना करो और घर पे आराम करो। तो असल में इस स्टोरी में बताया गया है कि बूढ़ा आदमी अपने काम के साथ कितना ज़्यादा डिटरमिन है। इसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपने बच्चों, पाँच बच्चों की परवरिश की, उनको पाला, उनकी अच्छी तरबियत की, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड की, और अपनी ज़िंदगी भी उसने अच्छी तरीके से गुजारी। तो सारी ज़िंदगी जो मेहनत करने वाला आदमी है वो बुढ़ापे में आके किस तरह मेहनत को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकता। तो जो जैस है उसका बेटा, वो कहता है कि मैं तो अपने बाप को इस तरह मना नहीं सकता, वो डॉक्टरों की बात मानता नहीं है, तो उसने मेरी कोई खाक माननी है। जैस को जब पसीना आता है तो वो फिर अपने पसीने को कपड़े के साथ साफ़ करता है कि ये मेरी आँखों में ना चला जाए पसीना, और मेरी आँखों में जलन ना पैदा करे। तो वो पसीने को साफ़ करता है और उसके पीछे चलना शुरू कर देता। पौधा जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जो उसने काटा था, अल्फल्फा जो है, ये एक पौधा है जो उस वक्त जानवरों को खिलाया जाता था, उनकी घास फूस की जगह पे जानवरों को खिलाया जाता था। ये एक जड़ी बूटी है और बड़ी पायदार जड़ी बूटी है। तो जैस जो है वो कहता है कि नहीं, मैंने इससे बेहतर और इससे अच्छा जड़ी बूटी, इससे बेहतर और इससे अच्छी जड़ी बूटी कभी भी नहीं देखी। वहाँ का एक मशहूर जो है सैंडी रिवर है, एक दरिया है, और इस चैप्टर में इसका जिक्र किया गया। और वो जैस कहता है कि मैंने इसको, इस पौधे को, इस जड़ी बूटी को उसके उस दरिया की तह में भी नहीं देखा। फिर आगे वो चलते हैं तो जैस का बाप उसे कहता है कि जब मैंने पहाड़ों पे ये ज़मीन ख़रीदी थी ना, और लोग मुझे कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीन है, तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तुम्हें कुछ हासिल, तुम्हें कुछ नहीं देगी, तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे, ज़लील हो जाओगे। तो मैंने उस टाइम लोगों की बातें नहीं सुनी, और मैंने इसके ऊपर इस ज़मीन को ख़रीदा, इस ज़मीन को ख़रीद के इसकी सफाई की और इसको ज़रख़ेज़ बनाया। और ज़रख़ेज़ बनाने के लिए मुझे 30 साल का अरसा लग गया, 13 years ऑफ हिज लाइफ। वो कहता है लोग मुझे कहते थे मुझे इससे फ़ायदा नहीं होगा, और मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया और यहाँ पे पौधे उगाए, यहाँ पे अपनी फसलें उगाई। ज़माने के बारे में जैस को बताता है कि मैंने अपने पास्ट में किस तरह ज़िंदगी गुजारी, और मुझे इन जंगलों से, ये जो वुड्स हैं, डीप वुड्स, जो हैं, ये मुझे कितने ज़्यादा प्यारे हैं। जैसे जैसे वो आगे चलते हैं तो जैस का बाप उसे बताता है उन दरख्तों के बारे में जो उस जंगल में होते हैं। दरख्त के अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन दरख्तों के पत्ते जो हैं वो जर्द हो जाते हैं, और जर्द हो के ये इस तरह ज़मीन पे गिरते हैं जैसे जर्द बारिश हो रही हो। वो अपने बेटे जैस से कहता है कि जब तुम मेरे साथ आते थे, अपने बचपन में मेरे साथ, जब तुम छोटे थे और मेरे साथ आते थे, तो किस तरह गुलहरियाँ हमारा खाना लेके चली जाती थी हमसे, और दरख्तों पे चढ़ के वो अखरोट के जो छिलके हैं खाली, वो हमारे सरों में फेंकते थे। तो जैस कहता है कि क्या आप मुझे यही कुछ दिखाने के लिए ले आए थे? तो यहाँ पे जैस कहता है जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा बाप जो है एक सीधी चट्टान, बिल्कुल सीधी जो है ना, उस चट्टान पे चढ़ना शुरू कर देता है।
जैस जो है वो अपने बाप से पूछता है कि ये इतनी सीधी चट्टान है, इतना सीधा रास्ता है, तो आप इसको क्यों इख्तियार कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे और भी रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, तो आपने ये सीधा रास्ता ही क्यों इख्तियार किया। तो जैस का बाप कहता है कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा कि मैंने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया। में टमाटर लगे हुए थे और उससे नीचे जो हैं कचालू लगे हुए थे और सबसे नीचे जो हैं वो आलू लगे हुए थे, और वो जो पौधे और वो सारा कुछ लगा हुआ था उसके गिर्द मेरे बाप ने एक बाड़ लगाई हुई थी। और मैंने अपने बाप से पूछा, अपने वालिद से पूछा कि ये सारा कुछ किसने किया है। तो मेरे बाप ने बताया कि ये सारा कुछ मैंने किया है। और मैंने पूछा ये बाड़ क्यों लगाई गई है, तो उन्होंने बताया कि ये बाड़ इस वजह से लगाई गई है कि ये जंगली जानवर जो हैं वो आके इन पौधों को और इन फसलों को ख़राब ना करें। तो यहाँ पे जैस कहता है कि ना आपने यहाँ पे ही क्यों ज़मीन चुनी फसल उगाने के लिए, टमाटर और आलू उगाने के लिए यहाँ पे ही जगह क्यों ख़रीदी और ये इस ज़मीन को ही क्यों चुना, हालांकि हमारे नीचे जो है जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे भी तो ज़मीनें इतनी अच्छी हैं और ज़रख़ेज़ हैं। और ज़रख़ेज़ की बात सुन के जैस का बाप जो है वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। अपने फादर से पूछता है कि आपने मुझे कहा था, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे वापसी पे ज़रूर बताएंगे कि आपने ये लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया। तो जैस का फादर कहता है कि ना हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये उस ज़माने की बात है जब मैं जवान था और डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि तुम्हें दिल का मर्ज़ है और तुम ज़्यादा चल नहीं सकते। तो मैंने डॉक्टरों की बात ना सुनी, तो मैंने यहाँ से रास्ते बनाने शुरू किए। पहले मैंने छोटा रास्ता बनाया और उस पे चलना शुरू किया कि क्या मैं यहाँ पे चल के मुझे कुछ होता तो नहीं है, मैं सही रहता हूँ। तो जब मैं सही रहा तो फिर मैंने एक और लंबा रास्ता इख्तियार बनाया, फिर उससे ज़्यादा लंबा रास्ता बनाया, फिर उससे ज़्यादा लंबा रास्ता बनाया, और मैंने अपने आप को देखा कि इन रास्तों पे चल के क्या मुझे कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही, क्या कोई मुझे मसला तो नहीं बन रहा। तो मुझे कोई मसला नहीं बना था। तो वो जैस कहते हैं जिस रास्ते से हम गए थे ना उस रास्ते से हम वापस नहीं आए, हालांकि उससे ज़्यादा जो लंबा रास्ता है ना उससे हो के हम घर वापस आए। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। एंड वाला पार्ट जो है वो है इसका मेन लेसन या थीम कि इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है। इस स्टोरी में बताया गया है, इस स्टोरी में एक बूढ़े आदमी की डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया कि वो अपने काम से कितना ज़्यादा डिटर्मिन है, कि उसने हार्ड वर्किंग करके किस तरह अपनी ज़िंदगी को संवारा। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेहनत कर सको। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है मेहनत करनी चाहिए और उससे सक्सेस ज़रूर मिलती है, कामयाबी ज़रूर मिलती है। लोग जो हैं वो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। मगर बूढ़ा आदमी इस स्टोरी में ये दिखा रहा है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, सिर्फ वो अपने काम के साथ डिटर्मिन हो। यहाँ पे लोग जो हैं ना वो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मगर जब आप उनको करके दिखाते हैं तो यहाँ पे वो फिर हैरान होते हैं कि ये तो इस तरह का था ही नहीं, तो इसने ये कैसे कर लिया। ये इस स्टोरी का मेन लेसन है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, मुसलसल स्ट्रगल करनी चाहिए, और आखिरकार करके उसको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो इसमें इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं वो करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।